आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, वो है कोरोना वैक्सीन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में कोरोना वैक्सीन के अलग अलग प्रिपरेशन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इससे कैसे लड़ रही है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ में वैक्सीन का कब तक कहाँ तक ये प्रिपरेशन चल रहा है, कब तक वैक्सीन आ सकती है, और इससे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने यहाँ पे कोरोना के लिए कितने इनोवेटिव्स लिए हैं, क्या क्या चल रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो आपको मालूम है कि दिसंबर 2019 में इसकी स्टार्ट हुई थी, और तब से लेकर आज तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन फैल चुका है, और उसके बाद इंडिया में लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड है आज की डेट तक। तो इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वैक्सीन कब तक आएगा, क्यों इसको देरी लग रही है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में फोकस करूँगा। क्योंकि ये इतना इमरजेंसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को यहाँ पे वैक्सीन बनाने में एक प्रोसीजर से जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस सभी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जो आपके मन में सवाल है, क्यों इस लेट हो रहा है, कब तक निकलेगी, ये सारे सवाल के जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो कोरोना वायरस इतने लोगों को इन्फेक्ट क्यों कर रहा है? इससे पहले भी वायरस बहुत आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन सरफेस पे, ह्यूमन बॉडीज पे, इवन इन सेल्स पे जो रिसेप्टर होते हैं उन पे ये वायरस अटैक करता है। एक्चुअली इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं, जहाँ पे वायरस सरफेस पे रहता है, लेकिन जो रिसेप्टर होते हैं ह्यूमन सेल्स के, ये एक लॉक और ये वायरस एक की तरह काम करते हैं, जहाँ पे ये फिट बैठने के बाद ये बॉडी में एंटर करते हैं और यहाँ पे प्योर इम्यून सिस्टम का कंट्रोल लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद एक एक ऑर्गन को ये पूरी तरह ये इन्फेक्शन फैलता जाता है, और ये वायरस अपने खुद को रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो ये सब रुकने के लिए हमको कोरोना की वैक्सीन की ही ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी नया वैक्सीन बनाना हो तो उसको इनोवेशन करना पड़ेगा, और वहाँ पे लगभग 20 ईयर्स इसको लगते हैं। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह से ये री इन्वेंट कर रहा है, मतलब जो ऑलरेडी मेडिसिन से उस पे स्टडी करके उससे कोई नए मॉलिक्यूल इन्वेंट होता है, ये चेक कर रहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब से कोरोना के इम्पैक्ट हो रहा है, तब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत सारे ड्रग्स ट्रीट किए पेशेंट पे, इससे रिजल्ट आ गए, लेकिन कहीं कहीं पे लिमिटेशन भी आ गए। उसमें पहला ड्रग आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब इंडिया में बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट किया, मतलब ये मलेरिया के लिए स्पेशली बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इंडिया से ये मंगवाया था। एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का बल्क में अवेलेबल भी है, और ये ड्रग इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे मलेरिया की बहुत कम मात्रा में ग्रोथ हुई थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो इंडिया से ये इसके लिए मंगाया गया था। उसके बाद डेक्सामेथासोन यूज़ किया गया। डेक्सामेथासोन ये एक स्टेरॉइड है, ये पेशेंट जो वेंटिलेटर पे होता है वहाँ पे यूज़ किया था, वो इसका इफेक्ट भी अच्छा दिखा था। इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, स्पेशली इन द थ्रोट इन्फेक्शन ये काम करता है उस स्टेज पे, तो ये यूज किया गया। लेकिन उसके बाद फिर नया मॉलिक्यूल इन्वेंट किया गया, वो है रेमडेसिविर। क्योंकि रेमडेसिविर यूज किया गया था सार्स में, इबोला में, मर्स में, इस डिसीज में इफेक्टिवली यूज किया गया था, ऐसा देखा गया। क्योंकि ये किस वायरस पे काम करता है, वो है सार्स CoV-2, इस वायरस पे काम करता है जो कोरोना फैलाता है। तो इसकी वजह से ये एक इफेक्टिव मेडिसिन पाया गया है। इसकी डेथ रेट है वो भी कम है। लेकिन गिलाड ने इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल्स में 3 कंपनीज को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मतलब ये तब तक था जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती। ये था सिप्ला, हेट्रो और जुबिलेंट लाइफ साइंसेस। तो इन्होंने रेमडेसिविर की नई मेडिसिन, मतलब ये जेनेरिक फॉर्म में बनाया गया था। उसकी लगभग कीमत 5,000 रखी गई थी एक वायल की। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी भी यूज़ की गई। प्लाज्मा थेरेपी मतलब जो पेशेंट कोरोना से रिकवर हो गए तो उनमें एंटीबॉडीज डेफिनेटली जनरेट हो गए, तो वो एंटीबॉडीज यूज करके जो कोरोना से जूझ रहे हैं उनको देना, तो ये भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है टॉसिलिजुमैब। इसका एक्टेमरा नाम का ब्रांड है। ये एंटी रूमेटल
डिसीज में यूज़ किया जाता है, रोमेटो आर्थराइटिस में ये यूज़ किया गया है, लेकिन ये स्पेशली यूज़ किया जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म में, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है और हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करती, तो इसके लिए इम्यून सिस्टम को काम डाउन करने के लिए ये यूज़ किया गया। इसका भी इफेक्ट अच्छी तरीके से पाया गया, लेकिन जब नंबर ऑफ पेशेंट पे ये यूज़ किया गया तो उसकी लिमिटेशन हो गई। तो उसके बाद कैलेरा नाम का मेडिसिन फिर भी आ गया, और वहाँ पे आयोपिनावीर और रिटोनावीर ये कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया, जो HIV में स्पेशली यूज़ करते। उसके बाद यूज़ किया गया टैमीफ्लू मेडिसिन, उसके बाद यूज़ किया गया एविगान, मतलब ये फ्लेविपिरावीर मेडिसिन है इसमें, और उसके बाद आइवरमेक्टिन भी अभी यूज़ किया जा रहा है। आइवरमेक्टिन ये एक एंटीपैरासाइट है, ये कोरोना के वायरस को मल्टीप्लेट करने से रुकवाता है। इसके बाद बायोकॉन ने भी नया मोलिक्यूल इन्वेंट किया गया था, आइटोलिजुमैब, ये भी यूज़ किया गया। तो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत सारे मोलिक्यूल यूज़ किए, पेशेंट पे ट्रीट किए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे उसका इफेक्ट देखा, लेकिन वैक्सीन जब तक प्रिपेयर नहीं होता तब तक ये उसके आगे एक्सपेरिमेंट चलते ही रहेंगे, क्योंकि लाइव्स बचानी है। तो इसकी वजह से जहाँ पे एग्जिस्टिंग ड्रग है उसमें काम करके उसमें कोई रिसर्च आता है कि ये देखना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई कोरोना वैक्सीन से आने से पहले जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अब बात करते हैं वैक्सीन की। लगभग ये वैक्सीन तैयार करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इंडिया में 155 कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया है वैक्सीन बनाने के लिए। तो उसमें से 23 कंपनीज ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंची। इसमें भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके साथ कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन तैयार करने की तैयारी ली है। तो उसके बाद जाइडस कैडिला ने भी की है। जाइडस कैडिला ने जाइकोव-डी इस नाम का वैक्सीन वो बाजार में लेके आएंगे, लेकिन सबसे आगे जो जा रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी को दिया गया है, और एस्ट्राजेनेका ने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। एक्चुअली ये हर एक देश में अलग अलग इंस्टीट्यूट को दिया गया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज से वॉलंटियर लेके वहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे और उसके रिजल्ट देखे जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो गई है और थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। सेकंड तक ये सेफ है ऐसा डेफिनेटली प्रूव हुआ है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे यहाँ पे ट्राई किया गया, लेकिन थर्ड नंबर पे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे ये ट्राई किया जाता है, लगभग 10,000 से आगे जाके ये ट्राई किया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन आ जाएगी इस ईयर के एंड तक ऐसा बोला गया था, लेकिन ये वैक्सीन एंड तक सच में आ जाएगी? क्योंकि एक साइंटिस्ट को आप पूछोगे तो इसका जवाब अब तक क्लैरिफाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके चैलेंजेस बहुत है। ये सेकंड ट्रायल तक ये एंटीबॉडीज और टी सेल यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाएगी, लेकिन थर्ड स्टेज में चैलेंज ये है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन का काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से ये फैलता है फास्ट, और ये बहुत ही मतलब ये चैलेंजिंग होगा डिटेक्ट करना। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर दुनिया में यहाँ पे फैल चुका है, तो उसके लिए अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से यहाँ पे लोगों को लेके आके वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, और ये प्रूवन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्चुअली। तो इसके लिए ये वैक्सीन इस ईयर में आ जाए ये संभावना एज पर साइंटिफिक रिसर्च ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन अगले साल के इनिशियल में आ सकता है। इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये पूरी चीज़ों को समझे, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि बहुत सारे फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स में होते उसके अकॉर्डिंगली दिए गए जाते हैं, तो इसके नॉर्म्स रेगुलेशन इसको फॉलो करने पड़ते हैं, इसको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके बाद इसको अप्रूवल मिलता है, और ये अप्रूवल देने के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, तो ये अप्रूवल मिलने के बाद ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे ट्राई किया जाएगा, तो ऐसे ये वैक्सीन आएगा। तो ऐसे कोरोना वायरस से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लड़ रही है, रोज नए मोलिक्यूल कोई एग्जिस्टिंग मोलिक्यूल से इन्वेंट करके यहाँ पे ट्राई किए जा रहे हैं, और साथ में वैक्सीन के लिए भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मकसद मेरा यही था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रोल आपको पता चले, क्योंकि दुनिया की फार्मेसी ये इंडियन फार्मेसी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनेरिक में मैन्युफैक्चरिंग होता है, इनोवेशन बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे जब इनोवेशन होता है तो उसमें जो फॉर्म्स जेनेरिक में निकलते हैं ये पूरी दुनिया में हम सप्लाई करते हैं। यूएसए में मोस्टली इंपोर्टेड जेनेरिक
देखी है हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल से। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में इसमें जो वैक्सीन निकलेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।